Assalamu alaikum students. In today's video we are going to solve grade 9 mathematics paper 1. This paper includes important concepts that are very helpful for exam preparation. So I will explain each question step by step so that you can understand the method easily. So let's get started. If you look at the question number 1, we have two mixed numbers and there is a negative sign in between them. So हम इसको कैसे करेंगे? सो ये बन जाएगा 4 2s are 8 प्लस 3 11 over 4 minus 16 times 1 is 16 plus 13. So it would be 29 over 16. Now what are we supposed to do? We cannot subtract these two fractions until their denominators are same. So अब डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे? आई विल मल्टीप्लाई 4 with 4 and 11 with 4. So I have now 44 over 16 minus 29 over 16. So I can write this as 15 over 16. ठीक है. So ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है. पार्ट नंबर बी, evaluate 5 plus 3 multiplied by 2 plus 2 then there is a bracket. ओके सो इधर आपने क्या करना है, इसमें आपने बॉड मैथ रूल अप्लाई करना है. ठीक है, ये नहीं करना कि आपने 5 plus 3 को पहले ऐड कर देना है. ठीक है, ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं. सो आपने बॉड मैथ रूल के अकॉर्डिंग वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर लाइक इफ देयर इज एनी पावर यू हैव टू सॉल्व दैट, देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ हैव द सेम प्रायोरिटी. आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में से जो भी चीज़ पहले आ जाती है आपने उसको सॉल्व कर देना है. देन द लास्ट वन इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मूव करना है. अगर एडिशन पहले आ गई तो आपने एडिशन सॉल्व कर देनी है, अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर देना है. सो अब इसमें देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वी हैव 2 minus 3 लिखा हुआ है. सो आई कैन राइट इट -1. नाउ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं बिकॉज हमारे पास एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हमारे पास ज़्यादा है. ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है. ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो आप इनको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी इशू. सो 5 plus 6 plus 2 into -1 is -2. नाउ लेफ़्ट टू राइट एडिशन अगर पहले आ रही है तो एडिशन सॉल्व कर दो. 5 plus 6 11 -2, सो वी हैव 9. ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये बहुत दफ़ा आता है बेटा. इसमें क्या करेंगे, एक तो इसका इजी वे ये है कि आप 0.02 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो. 2/100. 100 क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज़ 0.02. ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, पॉइंट की जगह पे हम 1 लिख देंगे एंड आफ्टर पॉइंट वी हैव 2 डिजिट्स. सो जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद उतने ज़ीरोज़ हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, इस तरह हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सो नाउ 2/100 मल्टीप्लाई बाय 12/10. सो 12 into 2 is 24/1000. So now we can move the decimals backward. So 24 और पीछे आप खुद से पहले ज़ीरोज़ लगा लो. और हमें पता है कि किसी भी नंबर में जिसमें डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल होता है? बिल्कुल एंड पे, लास्ट पे. ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल. सो अब 3 ज़ीरोज़ है हमारे पास. सो हमने 3 स्टेप्स पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करना है, 1 2 एंड 3. तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 0.024. सो हमारा आंसर आ रहा है 0.024. ठीक है, ओके. Now we have to arrange these values in order of size starting with the smallest. अच्छा, अब सबसे पहले इसको
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर लाइक सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर लिखना है, देन बिगर एंड देन सो ऑन। सो आप सारों को या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वो इजी रहेगा आपके लिए। 22% को मैं लिख सकता हूँ कि ये होता है 22/100, ठीक है, और ये इक्वल होता है 0.22 के। 2/9, लास्ट वाला हमारे पास 0.2 है। 2/9 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? अच्छा, 2/9 को देख लेते हैं हम कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना है, सो 2 वुड बी इनसाइड एंड 9 वुड बी आउटसाइड, ठीक है। 9 टाइम्स 0 इज़ 0 बिकॉज 2 इज़ स्मॉलर देन 9, सो हमने 0 से कर दिया, ठीक है। 2 इधर आ गया। देन वी हैव अ डेसिमल, बिकॉज किसी भी नंबर में जिसमें पॉइंट शो ना हो रहा उसका पॉइंट एंड पे होता है, ठीक है। तो हम इधर पॉइंट लगाएंगे और फ़ौरन हम ऊपर भी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने 2 के बाद पॉइंट लगाया तो हमने ऊपर भी लगा देना। और 2 पॉइंट के बाद इन्फिनिट ज़ीरोज़ होते हैं, सो हम एक ज़ीरो को नीचे जो है वो कर लेते हैं, ले जाते हैं। सो हाउ मेनी टाइम 9 इज़ 20 नहीं आता, सो 9 टाइम्स 2 इज़ 18, हमने क्लोजेस्ट नंबर पे जाना है, ठीक है। फिर 9 टाइम्स 2 इज़ 18। तो ये तो बेटा इसी तरह जो है ना चलता जा रहा है, अगर आप नोटिस करो नेवर एंडिंग है ये। सो 0.222 इसी तरह मूव होता जा रहा है। सो इसका जो बनेगा वो बनेगा 0.222 एंड सो ऑन। सो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो बेटा हमारे पास है 0.2, ठीक है, देन 0.22, और जो इनमें सबसे जो बड़ा है वो है 0.222 एंड सो ऑन। सेकेंड नंबर पे हमने लिखना है 22%। आपने ओरिजिनल जो वैल्यूज़ लिखी है हमने वो लिखनी है, ठीक है, और लास्ट में आपने लिखना है 2/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। हेयर वी हैव टू सिंप्लीफाई, ठीक है। इसमें हम जो है इंडिसेस के रूल्स भी अप्लाई होंगे, तो ये देखते हैं कैसे करना है। पी स्क्वेयर को पहले हम पी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, फिर पी स्क्वेयर को हम करेंगे -3p रेज़ टू पावर -2 से। सो इफ़ आई विल डू दिस, सो ये आ जाएगा पी स्क्वेयर पी क्यूब, ठीक है। बीच में हम मल्टीप्लिकेशन साइन डालो या ना डालो, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। -3p स्क्वेयर p रेज़ टू पावर -2, ठीक है। नाउ यू कैन सी द बेस इज सेम, if the base is same we can add the powers, so 2 plus 3 would be equal to 5, and we can write it as a single base. Here p square and -2, so 2 - 2 आगे होता है 0 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, p रेज़ टू पावर 5 -3 p रेज़ टू पावर 0, p रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, सो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा p5 -3, क्योंकि p रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो बस इसको आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई। अगेन इंडिसेस का रूल अप्लाई करेंगे। हेयर वी हैव 27x6, देन देयर इज़ अ ब्रैकेट एंड रेज़ टू पावर 1/3। ये जो बाहर पावर लिखी हुई है ना 1/3, ठीक है बेटा, ये वाली पावर, ये अंदर जितनी भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सब के ऊपर ये पावर आनी है। सो 27 के ऊपर भी 1/3 आना है, मल्टीप्लाई बाय x6 रेज़ टू पावर 1/3, दोनों के ऊपर ये पावर आनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सो ये जो 27 है ना, ये किसी नंबर का क्यूब बन रहा होगा, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता तो इधर भी वो नंबर अवेलेबल होता जिसको हम किसी का स्क्वायर कह सकते और कैंसिल आउट कर सकते। सो क्यूब है तो वी नो दैट 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम वी कैन डू इट लाइक दिस, बिकॉज एक पावर अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है और एक पावर बाहर लिखी हुई है, सो यू कैन मल्टीप्लाई दोज टू पावर्स। सो इट्स द रूल ऑफ इंडिसेस।
ठीक है। और यहाँ पे भी हम यही कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3. So now you can do the cancellation. 3 cancels with 3. 3 1 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. So we have 3x squared. So हमारा आंसर आ रहा है बेटा 3x squared. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फैक्टराइज. अच्छा, अब फैक्टराइज में मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि वेन एवर यू हैव टू टर्म्स, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं. एक ऑप्शन ये होती है कि आप कॉमन लो, टेक कॉमन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज अप्लाई द आइडेंटिटी दैट इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ठीक है, सो इनमें से क्वेश्चन में हो सकता है दोनों ऑप्शन अप्लाई हो रही हो, या सिर्फ कॉमन लिया जा रहा हो, या फिर सिर्फ सेकंड ऑप्शन अप्लाई हो रही हो. ठीक है, सो अगर आप इधर नोटिस करो, इधर हम सेकंड वाला स्टेप नहीं कर सकते, बिकॉज सेकंड ऑप्शन के लिए हमें हमारी दोनों जो टर्म्स हैं वो स्क्वेयर्ड टर्म्स होनी चाहिए. बट 4a में सिर्फ 4 स्क्वेयर्ड है, a के ऊपर स्क्वेयर नहीं है. ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकती. सो इट मीन्स कि हमें इसमें डायरेक्टली कॉमन ही लेना है. सो और फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स लिखना होता है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ other expressions. So 4 is common and a is common, so we are left with 1 minus 4a. So this is the answer, 1 minus 4a. Now look at the second part, b part. Here we can apply a square minus b square, a plus b, a minus b. अच्छा, बट बिफोर डूइंग दैट अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो आपने कॉमन लेना लाजमी होता है. फर्स्ट स्टेप में आपने यही देखना होता है कि कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो लेना ही लेना है. अगर कॉमन नहीं आ रहा देन यू कैन मूव टू द सेकंड स्टेप. अब इसमें आप नोटिस करो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3b प्लस c. ठीक है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, so this is 3b plus c and 3b minus c. जी नेक्स्ट देखें. अब एक और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है. हेयर वी हैव 4 टर्म्स. सो वेन एवर वी हैव 4 टर्म्स वी डू फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग. हम ग्रुप बना के जो है ना कॉमन लेते हैं. तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें तो हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा. फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है. और सेकंड टर्म में, सेकंड 2 टर्म्स में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें हम आपकी एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके पास ब्रैकेट में सेम नंबर्स नहीं आ रहे होंगे. ठीक है, सो हमें ग्रुपिंग जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट देखो ना, फर्स्ट 2 टर्म्स में अगर मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो वो तो एज़ इट इज़ ये आ जाएंगे. और सेकंड 2 टर्म्स में अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास तो वो आ रहा है y माइनस 5. तो वो सही नहीं हो रहा है. देखो ब्रैकेट में अगर आपके पास सेम नंबर्स ना आ रहे हों, सेम टर्म्स ना आ रही हो, तो वो करेक्ट नहीं होता. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने रीग्रुपिंग करनी है. किसी और 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं, 2 और टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं. अगर हम ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ग्रुप बना लें, ठीक है, और सेकंड और थर्ड टर्म को बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x देन माइनस XY माइनस 5y. ठीक है, आप यूँ लिख लो. ये आप इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लूँ x को, सो वी हैव x प्लस 5, और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेता हूँ मैं y को, तो मेरे पास दोबारा से आ जाएगा x प्लस 5. ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो. और अब आप देखो आपके पास ब्रैकेट्स में सही आंसर्स आ रहे हैं, सेम आंसर्स आ रहे हैं. सो हमारा इसका मतलब कि जो फैक्टराइजेशन वो सही है. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन.
Let's do the next one. Express each of the following as a single fraction in its simplest form. Again, you have to add these two fractions, and in order to add these two fractions we need to make the denominator same. So सेकेंड जो आपके पास फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फर्स्ट वाली में हम दोनों को 2 से कर देते हैं. सो वी हैव 4/6a plus 15/6a. So we can also write it in the form of single fraction. So the answer is 19/6a. ठीक है. Then we have this one. We have a division sign in between two fractions. So again it's very easy. You just need to do the reciprocal over here. Instead of division I am writing multiplication, and I will flip the fraction 4b³/15. अच्छा, इसमें कटिंग हो सकती है बेटा. 5 times 1 is 5, 5 times 3 is 15. ठीक है, यहाँ पे 2 times 1 is 2 and 2 times 2 is 4. So we have b² in the denominator of the first fraction and b³ in the numerator of the second fraction. So b³ minus b² would be b only. So हमारे पास जो फाइनल आंसर है बेटा वो 2b/3 आना चाहिए. ठीक है, 2b/3. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें. बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ. सो अब आपने क्या करना है, आपके पास 3 नंबर्स अवेलेबल हैं. आपने इन तीनों नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है, और फिर आपने इसका आंसर जो है वो एस्टिमेट करना है. सो 596 को अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करूँ तो आप नोटिस करो मेरे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो थर्ड नंबर है मेरे पास वो 5 से ग्रेटर है. सो आई विल ऐड 1 हेयर इन द प्रीवियस डिजिट, दैट इज़ 9. तो जब मैं 9 में 1 ऐड करूँगा वो 10 बन जाएगा, जिसकी वजह से 9 की प्लेस पे 0 आ जाएगा, और 1 जो है वो फिर 5 में जाके ऐड हो जाएगा. सो वो बन जाएगा 60. ठीक है, और ये जो 6 है इसको हम 0 में कन्वर्ट करके लिख देंगे. ठीक है, सो हमारे पास 596 को जो मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया वो बन गया 600. उसके बाद वी हैव 16.12. सो 16.12 में हमने क्या करना है, इफ़ यू लुक एट 1 द थर्ड डिजिट इट इज़ लेस देन 5. सो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा. ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, 16 ही रहेगा. अच्छा, और पॉइंट के बाद जो 1 2 है हम इसको 0 में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जब भी डेसिमल नंबर होता है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको 0 में कन्वर्ट करके नहीं लिखते. ठीक है, स्क्वायर रूट साइन आ गया. उसके बाद 0.2984. बेटा अब 0.2984 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करने के लिए हमें पता है कि हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ना वही फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता जो स्टार्ट में लिखे होते हैं. सिमिलरली दिस इज़ द सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट. अब थर्ड डिजिट देखो, थर्ड इज़ ग्रेटर देन 5. सो फिर इसमें 1 ऐड होगा, 9 में 1 ऐड होगा, वो 9 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और इसका आंसर बनेगा 0.30. 8 और 4 को हम फिर नहीं लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद है. सो हमने तीनों नंबर्स को आप देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर राउंड ऑफ कर लिए. अब हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं और आप फाइनल आंसर अपना देते हैं. 600 × 4/0.30. सो 6 × 4 इज़ 24 एंड 2 zeros एज इट इज़ अटैच कर देंगे आगे. और 0.30 को हम बेटा हम 30/100 भी तो लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया है, ये चीज़ लिख दी है. आई होप कि आपको समझ आई है. और अगले ही स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं ये करूँगा कि 2400 डिवाइडेड बाय 30/100
and I can also write it like this, 2400 multiply by 100/30. I hope you got it. Reciprocal. ठीक है, this 0 cancels out with this 0, so 24,000/3 बन गया. And how many times 3 is 24? 3 multiplied by 8 is 24. 3 times 1 is 3. So हमारा आंसर बेटा आ गया 8,000. ठीक है, I hope you understand this thing. Next question. Simultaneous equations. अच्छा बेटा, एग्ज़ाम में देखो कोई मेंशन नहीं है कि आपने इसको एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है. तो इस क्वेश्चन को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो इजी वे है वो है एलिमिनेशन मेथड. द रीज़न इज़ व्हेन एवर यू हैव एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म और वाई के नीचे वाई वाली टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, सो हमारे लिए इस केस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैट वेरिएबल. इस सिनेरियो में अगर हम y के जो कोएफिशिएंट्स उनको सेम बना लें वो ज़्यादा इजी है. ठीक है, एक लिखा हुआ है +4y और एक लिखा हुआ है -y. ठीक है, तो हम ये करते हैं, हम जो सेकंड इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो हमारे पास आउटपुट आ रहा है बेटा इसका 8x, 4 times 2 is 8 minus 4y and 4 times 13, वो हमारे पास आ रहा है 52. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से. तो अब जो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं वो बन गई हैं 3x + 4y = 3 और सेकंड बन गई है 8x - 4y = 52. अच्छा, अब आप नोटिस करो इसमें साइंस जो है ना वो ऑलरेडी हमारे डिफरेंट है. ठीक है, ऑलरेडी डिफरेंट साइन है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है. जब साइंस ऑलरेडी डिफरेंट हो, ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग. और अगर आज साइंस सेम होंगे तो हमने डिफरेंट बनाने होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसमें से 3x + 8x 11x + 4y - 4y ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 52 + 3 55. सो वी हैव 55/11 एंड x = 5. अब ये जो x = 5 आया बेटा, इसको आपने किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है. यू विल गेट द वैल्यू y. सो मैं ये वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो 3 × 5 + 4y = 3. 15 + 4y = 3. सो 3 - 15, ये -12 आ गया. So we have y = -12/4, that is -3. तो बेटा x हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है और y हमारा क्या आ रहा है -3 आ रहा है. Now look at the next question. Given that x² - 14x + 40 is equal to this thing, this is the completed square form. You have to find the values of a and b. अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको इस फॉर्म में लेके जाना है. ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इस फॉर्म में लेके जाना है और फिर मैंने वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेना है. तो ये बड़ा आसान है और ये पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार. x² - 14x + 40. सो आपने फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज़ लिखी, 40 को आपने एक्सट्रीम राइट पे लिख दिया. ठीक है, अब 14 का आपने क्या करना है, हाफ देखना है 14 का. जस्ट फॉरगेट अबाउट द साइन, यू जस्ट नीड टू हाफ द एब्सोल्यूट वैल्यू. 14 का हाफ लो, वो बनता है 7. ठीक है, हाफ लेने के बाद उसका स्क्वायर करना है, उसको ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, जो भी x का कोएफिशिएंट है रिगार्डलेस ऑफ साइन, आपने उसकी हाफ वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसका स्क्वायर करना है. स्क्वायर करने के बाद यू हैव टू ऐड इट एंड सब्ट्रैक्ट इट.
सो अगर आप नोटिस करो बेटा, आपके पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये एक आइडेंटिटी बना रही हैं, ठीक है। ये क्या बना रही है? आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी में करेंगे क्या कि पहली टर्म को पिक करेंगे, थर्ड टर्म को पिक करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे और माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अगर आप x-7 का होल स्क्वायर लोगे तो यही वापस बन जाएगी एक्सप्रेशन। आगे क्या करेंगे? आगे हमारे पास था -7² + 40, ठीक है, और x-7² -49 + 40, ये बन गया बेटा x-7² -9। अब हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर हमने किससे करना है? इस चीज़ के साथ, x-a होल स्क्वायर + b। मैं इसको ना नीचे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे कंपेयर करना था मैंने, ठीक है। a और b की वैल्यूज़ निकालनी है ना। तो बेटा आप नोटिस करो, ये देखो, मैं अगर a को कंपेयर करूँ, साइंस भी देख लो a के, और b को कंपेयर करूँगा 9 के साथ, ठीक है। साइंस में तो आपने इनको कंपेयर करना है। अब देखो, अगर साइन सेम है, -a -7 लिखा हुआ है, a के साथ भी माइनस है, 7 के साथ भी माइनस है। अगर साइंस सेम है सो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। सो a की वैल्यू होगी 7, ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, बिकॉज साइंस आर सेम। अब +b और -9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लें, +b और -9 लिखा हुआ है। साइंस डिफरेंट है तो b की वैल्यू होगी नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब वो कहते हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन। अब वो सॉल्व करने को कह रहा है तो हमने ऑलरेडी आधी तो सॉल्व की हुई है ये चीज़, ठीक है ना। तो आप x² -14x + 40 की जगह x-7 का होल स्क्वायर -9 = 0 लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इधर तक। तो अब क्या करेंगे? -9 would go to the other side, it would be positive. Now I will take the square root on both sides. So x-7, I will take the square root. So 9 के साथ we have प्लस माइनस साइन, इधर का स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद x-7 इज़ इक्वल टू +-3। सो एक दफ़ा हम लिख देंगे x-7 इज़ इक्वल टू 3 और x-7 इज़ इक्वल टू -3। सो वी हैव x इज़ इक्वल टू 10 एंड x इज़ इक्वल टू 4। सो हमारी दो वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा, 4 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें हमने क्या करना है? यू हैव टू एवेलुएट 36 raised to power 1/2। सो इट्स वेरी इजी। आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लेके जा सकते हो। रेडिकल फॉर्म का मतलब ये है कि ये 1/2 है, इसका मतलब यही होता है ना, स्क्वायर रूट। सो इसका डायरेक्टली आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 6। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी सॉल्व करेंगे। एक और मेथड है हमारे पास, 6 का स्क्वायर की पावर 1/2, इस तरह भी कर सकते हो। ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। तो ये भी बेटा ठीक है, कटिंग हो जाएगी, सो आंसर 6 ही आएगा। बहुत करेक्ट। अच्छा, 5 raised to power -2, इसको कैसे करें? इफ़ आई मूव दिस 5 फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, सो द साइन ऑफ द पावर वुड गेट रिवर्स। वो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो आंसर वुड बी 1/25। ठीक है। इसको देखें बेटा, 2² × 8 raised to power 5/3 इज इक्वल टू 2 raised to power k। सो k निकालना है। फर्स्ट है 2² × 8 raised to power 5/3। अब मैंने आपको बताया था कि पावर में देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है ना, तो 8 जो है ना वो
कोई ऐसे नंबर का क्यूब बन रहा होगा, किसी नंबर का वो क्यूब बन रहा होगा, 2 क्यूब इज़ 8 और पावर 5/3 है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। हमने बेस सेम बनानी होती है इस केस में ना, बेस को हमने किसी तरह सेम करना होता है। सो इधर कटिंग हो जाएगी, इससे। सो वी हैव 2 स्क्वेयर इंटू 2⁵ इज़ इक्वल टू 2⁵k। आगे कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 5 7, सो 2⁵k। सो k की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 7। ठीक है, 7 वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, वेन एवर द बेस इज सेम और बीच में इक्वल साइन है तो पावर्स को आप इक्वल पुट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है 9x7y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x5y9। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्लिप कर दें ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, ये एक रूल है इंडिसेस का, तो जो हमारे पास जो बाई पावर लिखी हुई है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब हम अंदर सॉल्व भी कर लेते हैं। x7 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x⁵5 है, तो इसका मतलब नीचे रह जाएगा x स्क्वायर, और न्यूमरेटर में y9 है और डिनोमिनेटर में y की पावर 1 है, सो ये हो जाएगा y8 और 9 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम पावर जो है वो सारों के ऊपर ले जाते हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 9 के ऊपर भी 1/2 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब तो बहुत इजी है, ये कटिंग हो गई और न्यूमरेटर में y4 आ गया, डिनोमिनेटर में x है, और 9 की पावर 1/2 क्या होगा? ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो ये आ गया y4/3x। बेटा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, y4/3x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है a और b की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो बहुत इजी है बेटा, आपने a की जगह 3 और b की जगह -7 सब्स्टिट्यूट कर देना है। माइनस इंटू माइनस वुड बिकम पॉजिटिव, सो वी हैव 13। नाउ नेक्स्ट में a की जगह 3 स्क्वायर एंड b की जगह -7 का होल स्क्वायर, 9। whenever we have an even power और अंदर माइनस हो, बेटा उसने ऑलरेडी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना है। इवन पावर आपकी लिखी हो 200 भी लिखी हो तो वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 7 स्क्वायर इज़ 49, सो 49 + 9 इज़ इक्वल टू 58। ठीक है, ये 58 इसका आंसर आ गया, ऊपर वाले का 13 था। Now rearrange the formula to make R the subject. अच्छा बेटा, इसमें हमने R को सब्जेक्ट बनाना है, सो आई विल मूव 5 टू द लेफ्ट हैंड साइड। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन इट विल गो टू द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड। Now I will take the square root on both sides. जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन मुझे लगाना पड़ेगा, सो r इज़ इक्वल टू a - 5/2 with positive and negative sign. Okay, now look at this question.
इसमें हमने हमारे पास ना 3 डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है और हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है, ठीक है, और फिगर नंबर हमने उसमें मेंशन कर देना है। तो फर्स्ट को देखते हैं, x² + 2 और ये है क्वाड्रेटिक ग्राफ्स पैराबोलास। अच्छा, ये कैसे है क्वाड्रेटिक? बिकॉज द हाईएस्ट पावर हमें नज़र आ रही है, दैट इज़ 2, हाईएस्ट पावर इज़ 2। सो y = x² + 2, इट वुड बी अ हैप्पी फेस। क्यों? इसका ग्राफ हैप्पी फेस ही होना चाहिए। रीज़न क्या है? +2, 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, सॉरी अच्छा, इसका ग्राफ जो है ना वो हैप्पी फेस होना चाहिए बिकॉज x² के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है, ठीक है, दैट्स वाई इसका ग्राफ जो है ना वो यूँ ही होना चाहिए। सो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, दिस इज़ अ सैड फेस। अच्छा, बाकी तीनों में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप +2 से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो +2 है, इससे इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ 2 स्टेप्स जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। या फिर अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, एक और वे आइडेंटिफाई करने का, आप लोग करोगे x इंटरसेप्ट फाइंड करो और y इंटरसेप्ट फाइंड करो। सो अगर मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ, ठीक है, y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो हमें x को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, और जब x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 + 2 = 2। सो y = 2 इधर ही आ रहा है बेटा, ये देखें, सिर्फ इसी ग्राफ में आ रहा है वो, ठीक है, y इंटरसेप्ट 2 पे, और तो किसी में भी नहीं नज़र आ रहा। तो इधर से डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज़ फिगर 3। अच्छा, बी पार्ट देखें, x - 2 x + 1, इसमें भी आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर लो। पहले x को 0 पुट करो तो y इंटरसेप्ट आ रहा है आपके पास 0 - 2 × 0 + 1 = 1, सो -2 आ रहा है y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट निकाल लो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए यू हैव टू सब्स्टिट्यूट y = 0, ठीक है। तो बेटा इधर आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं x इंटरसेप्ट की, एक आ रही है x = 2 और एक आ रही है x = -1, ठीक है। ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखो, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। तो ग्राफ में देखते हैं कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो -2 पे कट कर रहा है। ये दोनों ही हो सकते हैं -2 पे, लेकिन इंटरसेप्ट से पता लगेगा, x इंटरसेप्ट से पता लगेगा कि कौन सा वाला है करेक्ट है, ठीक है। फिगर 2 है या फिगर 4 है, हमारे पास 2 और -1 आ रही है ना x इंटरसेप्ट, सो यही होगा बेटा। ये देखें, ये 2 है, ये -1 है। ग्राफ राइट साइड पे, ओरिजिन से राइट साइड पे ज़्यादा पोर्शन जो है ना वो शेयर कर रहा है, सो यही वाला ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सो फिगर नंबर 2 लास्ट देखते हैं, y = 2 - x - x²। अब इसमें आप नोटिस करो, वी हैव माइनस साइन विद द x², ये वैसे ही सैड फेस है, इसको ज़रूरत ही नहीं है कोई x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है, फिगर नंबर 1 ही है, बिकॉज एक ही फिगर है जो सैड फेस में बनी हुई है। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर 360 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, एज वी नो दैट इन 1 मिलियन वी हैव 6 ज़ीरोज़। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, कैसे? यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये वाला डिजिट 10,000 है और ये 100,000 है, ठीक है, और ये 1 मिलियन हो गया। तो 1 मिलियन में हमारे पास 6 ज़ीरोज़ होते हैं, 360 मिलियन है ना, तो आगे 6 ज़ीरोज़ अटैच कर दो, ठीक है, वो बन जाएगा बेटा हमारे पास 360, आगे 6 ज़ीरोज़ अटैच करने हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 360 मिलियन। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू नो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, हमारा जो नंबर है ना, इस नंबर को हमने 1 और 10 के बीच में लेके आना है, ठीक है। 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power n,
इस फॉर्म में लेके आना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें पता है कि इस 360 मिलियन में जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल लास्ट पे होगा, तो हमें इसको बैकवर्ड मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप्स में पीछे लेके आऊँगा, क्योंकि 3.6 बनाऊँगा, बिकॉज 3.6 1 और 10 के बीच में है, ठीक है। सो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर +8 होगा कि -8 होगा? बेटा ये होगा +8, ठीक है। वेन एवर वी हैव टू मूव लेफ्ट, राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो पॉजिटिव पावर होती है, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो पॉजिटिव होती है पावर। सो 10 रेज टू पावर +8। सो इसका आंसर आ रहा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। अच्छा, बी पार्ट में हमारे पास है P और Q की वैल्यू। वी हैव टू फाइंड P मल्टीप्लाई बाय Q। सो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q, दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -16। सो आपने क्या करना है, पहले 5 को और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 45 आ गया, ठीक है। 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। बेस सेम है, देखें तो पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाती हैं। सो 9 प्लस ब्रैकेट -6, तो 9 - 6 दैट इज़ 3 आ गया। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। सो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई, ये -16 है, 6 नहीं है, ये -16 है। सो 9 - 16, ये -7 बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रा सही कर लें, -7। सो अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 45 जो है ना वो 1 और 10 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो मुझे उसको बीच में लाने के लिए, बिकॉज वी नो दैट अ पॉइंट इज़ ओवर हेयर, बिल्कुल राइट साइड पे होता है, एक्सट्रीम राइट पे, तो एक स्टेप पीछे मूव करूँगा पॉइंट को, तो जब मैं लेफ़्ट में मूव करूँगा पावर ऐड होती है, ठीक है। सो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 लिखा हुआ था, तो हम आप पावर ऐड करेंगे, एक स्टेप हमने जो है लेफ़्ट मूव किया है। सो ये बन जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ Q फाइंड करना है। सो दैट इज़ Q की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -16। ये वैल्यू है हमारे पास Q की। तो क्या करेंगे हम, ये कर सकते हैं, हम जो रेडिकल साइन है ना वो दोनों के ऊपर सेपरेटली डाल दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास बेटा 3 आ रहा है, और इसको हम इंडेक्स फॉर्म में ले जाते हैं। रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट साइन को हम अगर रिमूव करते हैं तो पावर आ जाती है 1/2। सो नाउ यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। कैंसिल करें, सो वी आर लेफ्ट विथ 10 रेज टू पावर -8। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा। You have to express this 7056 as a product of its prime factors. तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, आपने 2 से स्टार्ट करना होता है। 2 × 3 6, ठीक है। सो 6 और 7 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 10 बन जाएगा। 2 × 5 इज़ 10, 2 × 2 इज़ 4, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है, वो 6 के साथ अटैच कर देंगे। सो 2 × 8 इज़ 16।
नाउ अगेन वी कैन डिवाइड इट बाई 2, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, फिर ये 15 बन जाएगा, 2 टाइम्स 7 इज़ 14, और 14 और 15 में 1 का गैप है, वो फिर 12 बन जाएगा, 2 6 आर 12 एंड 2 4 आर 8, फिर 2 टाइम्स 8 इज़ 16, फिर 1 का गैप आ रहा है तो वो 6 के साथ अटैच कर देते हैं, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम्स 1 इज़ 2। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही आ रहा है। ये जो मैंने छोटे से 1 साथ लगाए हुए ना, इनको रेज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये मैं रेज़ कर रहा हूँ साथ साथ। ओके, अब 441 हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से करके देख लेते हैं। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, वो 14 बना, 3 टाइम्स 4 इज़ 12 एंड 21। ओके, हो रहा है। 3 टाइम्स 7 इज़ 21। नाउ अगेन 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 27 बनता है, 3 9 ज़ा 27 एंड 7 7 ज़ा 49 एंड 7 टाइम्स 1 इज़ 7। सो ये हमारी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, और हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देना है। सो 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 3 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर। ठीक है, सो देखो 2 रेज़ टू पावर 4, फिर 3 स्क्वेयर और 7 स्क्वेयर है। सो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। और नाउ वी हैव टू एवेलुएट 7056। हमने इसका जो है एग्जैक्ट आंसर भी बताना है। अगर हम स्क्वायर रूट लें 7056 का तो क्या आंसर आएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा ये है ना, ये हम इसके ब्लैंक में यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया वहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए आई कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मैं यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये काम भी कर सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। So when I will take the square root, square cancels the square root sign, so I will be left with only 2 2 3 and 7. सॉरी, इधर मैंने 2 लिख दिया गलती से, इधर 7 आना है। So 2 times 2 is 4, 4 times 3 is 12 and 12 times 7 is 84. So प्लस माइनस 84 आना चाहिए आंसर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट था ऊपर, उधर भी हमें प्लस माइनस लगाना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस साइन साथ आएगा, सो प्लस माइनस 84। अच्छा, नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन में ये कहा गया कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड द वैल्यू ऑफ क्यू। सो इट्स वेरी सिंपल, 5 टाइम्स 16 क्या होगा, 80 होगा। और 80 प्लस 1 इज़ 81। ठीक है, सो 81 का स्क्वायर रूट इज़ 9 एंड 16 का स्क्वायर रूट इज़ 4 प्लस माइनस। सो P इज़ प्लस माइनस 9 एंड Q इज़ प्लस माइनस 4। Question number 15. A bag of sweets contains mints and toffees only. There are 21 mints in the bag and 1/4 of the sweets are toffees. So sweets हमें नहीं पता कितनी है, और total number of sweets ही find करनी है. So we can assume that sweets are equal to x.
मिनट्स हमारे पास कितनी है, 21 है। एंड टॉफ़ीज़ कितनी है, 1/4 ऑफ द स्वीट्स। टॉफ़ीज़ हैं हमारे पास 1/4 ऑफ द स्वीट्स। सो 1/4 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हमने फाइंड करनी है। सो वी नो दैट 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू x/4। टॉफ़ीज़ और मिंट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स मिल जाएंगी ना। ठीक है, मिंट्स को और टॉफ़ीज़ को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स आ जाएंगी। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 विल रिमेन हेयर, आई कैन मूव दिस x/4 टू द अदर साइड। सो ये बन जाएगा बेटा 21 इज़ इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, सो ये आ गया 4x माइनस x/4, 3x/4 एंड 21 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 3x, 84/3। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 84/3। तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और 24। सो हमारे पास x आ रहा है बेटा 28। सो 28 इज़ द आंसर। सो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आर 28. Now we have another question that is related to ratio. $360 is shared in the ratio 3:5. Calculate the difference between the larger share and the smaller share. So हमें पता है कि बेटा 360 टोटल शेयर हुआ है 2 पीपल में। एक को मिला है 3 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, इन सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म, और दूसरे को मिला है 5। बट ओरिजिनल में क्या मिला होगा वो आपको पता है कि हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू जो उनको मिली है। इसको 3x मिली होगी, इसको 5x मिली होगी, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल जो है दैट वुड बी 360। सो 3x प्लस 5x इज़ इक्वल टू 360। ठीक है, और ये आ गया बेटा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 360/8, और 8 9 ज़ा 36। अच्छा, 360 डिवाइड बाई 8 हमारे पास आ रहा है 45। ठीक है, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 45 आ रही है। तो हमने डिफरेंस निकालना है बिटवीन द लार्जर शेयर एंड द स्मॉलर शेयर। तो डिफरेंस होगा 5x माइनस 3x। ठीक है, सो x की जगह हम 45 पुट करते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। 45 इंटू 5 वुड बी 225। ठीक है, माइनस 3 इंटू 45 होता है हमारे पास 135, और इनको अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90। ठीक है, सो 90 इज़ द आंसर। ठीक है, Bilal goes for a cycle ride. He starts at 3 p.m. He finishes at 5:38 p.m. ठीक है, और 25 मिनट्स उसने रेस्ट किया ड्यूरिंग द राइड। सो यू हैव टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग इन आवर्स एंड मिनट्स ही स्पेंड्स साइकिलिंग। ठीक है, 3 p.m. पे उसने साइकिलिंग स्टार्ट की है, और उसने जो साइकिलिंग एंड किया वो की है 5:38 पे PM। पहले हम टोटल ड्यूरेशन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमने जो उसका रेस्ट टाइम है ना वो माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 3 PM से 5 PM 2 आवर्स, और 5 से 5:38 38 मिनट्स। ठीक है, सो 2 आवर्स 38 मिनट्स तो उसने टोटल जो है ना वो स्पेंड किया है टाइम।
और उसमें उसने 25 मिनट्स रेस्ट किया है। सो 38 मिनट्स में से आप 25 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इट्स वेरी इजी। 8 - 5 इज़ 3 एंड 3 - 2 इज़ 13। ठीक है। सो इसका मतलब उसने टोटल जो साइकिल राइड की है वो है 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स। Sonia walks to her aunt's house. She leaves home at 10:25. 10:25. She walks a total of 12 kilometers at an average speed of 5 kilometers per hour. So distance और speed given है. Work out the time Sonia arrives at her aunt's house. So हमने arrival time find करना है. So we know the formula speed is equal to distance over time. ठीक है, distance भी given है, time है 5 और हमारे पास स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, दोनों किलोमीटर्स में, नो नीड टू चेंज द यूनिट्स। सो 12/5, तो ये फाइंड कर लेते हैं। सो 2/2/5 आवर्स, ये उसके टाइम लगा है। ठीक है, सो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो 2/5 है, 2 आवर्स का तो हमें पता है। ठीक है, ये आगे 2/5 आवर्स का क्या करें, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। और देखो 2 आवर्स प्लस 2/5 आवर्स, ठीक है, ये उसे टोटल टाइम लगा है जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। तो 2/5 आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है whenever I have to move from greater to smaller unit I multiply by 60। ठीक है, we have to multiply। so 5 times 1 is 5 and 5 times 12 is 60, so 24 minutes। ठीक है, so 2 hours 24 मिनट्स उसको लगे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। सो 10:25 में अगर 2 आवर्स ऐड करें तो ये बन जाएगा 12:25, और आगे 25 मिनट्स और ऐड कर दें, सॉरी 24 मिनट्स और ऐड कर दें। 25 में 24 ऐड करें 49 बनता है। सो 12:49 ये टाइम है बेटा। इस टाइम पे वो जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची है, और ये 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपने भी उसमें ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड 110% ऑफ 70। 110% मीन्स 110/100। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 70। 0 cancels out with this 0 cancels out with this 1, so 77 is the answer। ठीक है, when a new car was worth $15,000, after 1 year it was worth $12,000, calculate the percentage reduction in its value। अच्छा, परसेंटेज डिक्रीज का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू। सो चेंज इन वैल्यू क्या आ रही है, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है। सो अगर आप नोटिस करो, चेंज आ रहा है बेटा हमारे पास $15,000 माइनस 12,000, दैट इज़ 3,000। सो 3,000 चेंज आया, ओरिजिनल वैल्यू 15,000 थी। सो बेटा हमारे पास 3 ज़ीरोज़, इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। 3 times 1 is 3, 3 times 5 is 15 and 5 times 20 is 100। सो 20% जो है हमारे पास
परसेंटेज रिड्यूस हुई है हमारी, तो 20%। Ahmed goes shopping. In one shop he buys shorts for $26.84 and a shirt for $13.97. How much does Ahmed spend all together? So you just need to add 26.84 plus 13.97. सो इसका आंसर आ रहा है बेटा 40.81। ठीक है। In another shop he buys 15 postcards for 46 cents each. Calculate the total cost in dollars of postcards. So 15 into 46 हम पहले कर लेते हैं। 15 into 46 आपने कर लेना है पहले। ठीक है। फोर टाइम्स 5 is 20 and 2 कैरी, 4 times 1 is 4, 5 6, सो ये आ गया 690 और ये हमारे पास सेंट्स में आ रही है वैल्यू। ठीक है। तो इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। इन $1 वी हैव 100 सेंट्स। ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, सॉरी वी नीड टू मूव फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। जब स्मॉलर टू ग्रेटर मूव करते हैं, ये सेंट्स में वैल्यू है ना, तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, सो हमारा जो पॉइंट है वो 2 स्टेप्स पीछे जाएगा। सो आंसर आएगा $6.90। क्वेश्चन नंबर 19। A bag containing fruit has a mass of 3.813 kilograms. When the bag is empty, its mass is 257 grams. Find in kilograms the mass of the fruit. So आपके यूनिट्स डिफरेंट हैं। ठीक है। बैग में जब फ्रूट्स हैं तब जो उसका मैस है वो है 3.813, और अगर हम फ्रूट्स को निकाल दें तो सिर्फ बैग का मैस रह जाएगा। ठीक है। तो पहले तो हम 257 ग्राम्स को आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग बाय 1000। सो ये आ गया 0.257, और अब आपने मैस निकालना है सिर्फ फ्रूट्स का, तो बैग का मैस माइनस कर दो टोटल मैस में से। सो यू विल गेट द मैस ऑफ फ्रूट्स। सो अब क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये इसको बोरो 3, ये बोरो ले लेगा 1, 13 माइनस 7 6, और 8 7 रह जाएगा, और ये 0 के साथ 1 10 आ गया। 5 7 minus 2 is 5 and 3.556 is your answer. The area of a shape is 1.2 meter square. Convert this area to centimeter square. अच्छा, अब आपको पता है कि 1 मीटर में ना हमारे पास बेटा 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और अगर मैं 1 मीटर स्क्वेयर कर लूँ टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास 1 मीटर स्क्वेयर बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वेयर इज़ 1, मीटर स्क्वेयर इज़ मीटर स्क्वेयर, 100 स्क्वेयर इज़ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये यूनिट यूज़ करना है आपने एग्ज़ाम में, ये वाला यूज़ नहीं कर लेना। ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर वाला यूज़ नहीं करना, मीटर स्क्वेयर से सेंटीमीटर स्क्वेयर वाली कन्वर्जन वाला यूनिट आपने यूज़ करना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एरिया इनटू सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो हमने बड़े से छोटे में जाना है। बिग टू स्मॉल जब करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाय 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हमारा पॉइंट 4 स्टेप्स आगे मूव करेगा। ठीक है। 1 2 3 4, सो ये आ जाएगा 12,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द आंसर स्पेस यूजिंग वन ऑफ दीज सिंबल्स। तो अब आप ये देखना है 0.65 आपका ग्रेटर है या 27/40। बेटा इसको करने के लिए ना आपको दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। एक तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, इसको करने के लिए हम करेंगे 65/100। ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम करना लाजमी है,
फिर ही हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर को। जब कंपेयर करेंगे तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगी, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दूँ, सो ये बनेगा 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 और 20। अभी भी इसका डिनोमिनेटर 40 है, इधर भी है F20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मैंने कहा डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। 10 20 23 26/40 बन रही है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि 26/40 बड़ा है या 27/40। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो चुका है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी है, तो इसका मतलब ये बड़ी है, ठीक है। 27/40 इज़ ग्रेटर। एक्सप्रेस 7% एज आ डेसिमल, सो परसेंट मीन्स 1/100, सो 7/100 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 0.07। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows a rectangle with length 2x plus 3 and width x minus 1. The area of the rectangle is this. Form an equation in x and show that it reduces to this thing. Okay, so area is given. So we know that the area is basically the product of length into breadth. When you will reduce it, you will get this equation. यही करना है इसमें हमने। So 2x into x is 2x square minus 2x, then 3 into x minus 3, 2x square minus 2x plus 3x is, we can directly write, is positive x, minus 3 minus 12 is equal to 0। ये 12 इधर आ गया राइट लेफ्ट साइड पे। सो 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 15, देखें प्रूव हो गया। जो उसने हमें कहा था कि जैसे इक्वेशन आपने शो करनी है वो हमने कर दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। सो सॉल्विंग के लिए हम मिडल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2x स्क्वेयर, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 2 इज़ 30, ठीक है। 30 के फैक्टर्स बनाएं। अगर मैं 6 और 5 देखता हूँ तो 6 प्लस 6 माइनस 5 पॉजिटिव x होता है, पॉजिटिव 1x। सो यही हम फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x, सेकेंड में -5, सो बेटा वी हैव 2x minus 5 x plus 3। so by applying zero product principle we can find the answer। so x is equal to 5/2 and x is equal to -3, ठीक है। 2.5 भी लिख सकते हैं आप, 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हैं जी। बेटा पैरामीटर फाइंड करते हैं। लेंथ हमारे पास है 2x plus 3 और ब्रेथ है x minus 1। सो लेंथ इज़ 2x plus 3, हम x की जगह 5/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 5 plus 3 दैट इज़ इक्वल टू 8। लेंथ आ गई 8 और ब्रेथ निकाल लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू x minus 1, ठीक है। हम x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे क्योंकि पेरीमीटर जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। सो 5/2 minus 1, सो ये हमारे पास आ रही है 2.5 minus 1 दैट इज़ 1.5। और पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, ठीक है। 16 plus 3, so that is equal to 19। जी इसमें हमने एक्सपेंड करना है, यानी कि ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। पहले x को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को। सो x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसल्स आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास तो आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वन। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें दो तरह से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। एक तो वे ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर को सेम करो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दूसरा वे ये है कि आप एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलसीएम आ रहा है एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, सो मल्टीप्लाई both sides by x plus टू एंड x माइनस टू। ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे सबको तो आपके पास आएगा बेटा ये। अच्छा, इस मेथड में ना फर्स्ट स्टेप ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो इधर x प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कटिंग कर लेते हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ 3x एक्स माइनस टू माइनस 4x प्लस टू 3। अब इसमें x प्लस टू एक्स माइनस टू है, सो हमें वैसे भी पता है ये a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ मैं इस तरह। तो ये बन गया 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 8। सो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर, और ये 2 स्क्वेयर 4 होता है, सो माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 12। और मूविंग ऑल थिंग्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, so 3x square minus 3x square cancels out, minus 6x minus 4x is minus 10x प्लस 4, और 10x को मैं राइट साइड पे मूव कर लेता हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4/10 और 2/5 भी लिख सकते हैं उसको। आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ 2/5 और यू कैन आल्सो राइट 0.4। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसको देखें क्वेश्चन नंबर 23 को। P is directly proportional to the square of Q when P is equal to 9 and Q is equal to 6, find the formula for P in terms of Q। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ Q। नेक्स्ट हम में प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिप्लेस हो जाता है इक्वल और K से। उसने हमें वैल्यूज़ भी गिवन की हुई हैं, P की 9 है और Q की वैल्यू हमारे पास 6 है। सो ये हमारे पास बनता है 9 इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 36 एंड K इज़ इक्वल टू 9/36। सो K इज़ इक्वल टू 1/4। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है, जैसे ही आप K की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, फिर आपने K की वैल्यू जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ठीक है, सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है P इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू Q स्क्वेयर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ Q व्हेन P इज़ इक्वल टू 25। सो P को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25 इस वाली इक्वेशन में, और हम Q निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें करना यही होता है कि आपने सबसे पहले K निकालना है, K को सब्स्टिट्यूट करके आपने इक्वेशन बना देनी है जैसे फर्स्ट पार्ट में बनाई है। फिर वो आपको P या Q की वैल्यू देंगे और आपने दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 100। सो स्क्वायर रूट ले लें बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास Q की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज़
+10 और -10, 100 स्क्वायर रूट लें। सो क्यू की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी प्लस माइनस, ठीक है, 10 और -10। एक्स को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 4 स्क्वायर इज़ 16, सो वी हैव दिस थिंग हेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा जब x एक से ज़्यादा जगह पे अवेलेबल हो और आपने x को आइसोलेट भी करना हो तो आप सारे x को कंबाइन करोगे, एक ही जगह पे मूव कर दोगे, ठीक है, और उसको कॉमन ले लोगे। देखो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो आई हैव x इज़ इक्वल टू 17/16d - c, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखें, इसमें हमने ये चीज़ शो करनी है कि पार्ट ए में विच 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है कि क्या होती है, वो ये होती है y इज़ इक्वल टू mx + c। अच्छा अगर ग्रेडियंट सेम हो किसी भी दो लाइन का तो इसका मतलब ये होता है वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो पहले तो हम इन चारों लाइंस की इक्वेशंस देखते हैं कि वो इसी फॉर्म में लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई। फर्स्ट लाइन भी इस तरह लिखी हुई है, सेकंड लाइन को ज़रा इस तरह बना लेते हैं, y इज़ इक्वल टू -x + 2, ठीक है, mx + c की फॉर्म में बना लेते हैं। थर्ड एज इट इज़ लिखी हुई है। अच्छा अब फोर्थ को भी हमें y को आइसोलेट करना पड़ेगा, सो 2y इज़ इक्वल टू 3x - +8, और y को हम डिवाइड कर देंगे 3/2x + 8/2, दैट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। सो ये देख लें। अब आप देखें ग्रेडियंट किन दो लाइंस का सेम है। फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट 2 है, सेकंड लाइन का ग्रेडियंट -1 है, थर्ड लाइन का ग्रेडियंट फिर 2 है। ये देखें इन दोनों का ग्रेडियंट सेम है, और फोर्थ लाइन का 3/2 है। इसका मतलब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 ये हैं बेटा पैरेलल लाइंस, लाइन 1 एंड 3, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डायरेक्टली। बी पार्ट में विच 2 लाइंस इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द सेम पॉइंट। अब आपको पता है ये जो C है दिस इज़ बेसिकली द y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास क्या होता है y इंटरसेप्ट, जहाँ से आपका ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करता है, ये आपके पास ग्रेडियंट है, ठीक है बेटा। अच्छा y इंटरसेप्ट m ग्रेडियंट है और c y इंटरसेप्ट है। तो अब आप सारों का जो है y इंटरसेप्ट चेक करो, आपको ये पता लग जाएगा कौन सी दो लाइंस हैं जो y एक्सिस पे सेम पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही हैं। लाइन 1 का जो y इंटरसेप्ट है वो 4 है, लाइन 2 का y इंटरसेप्ट 2 है, लाइन 3 का y इंटरसेप्ट 8 है, और लाइन 4 का फिर 4 है। सो इसका मतलब लाइन 1, ये देखें लाइन 1 और लाइन 4 का y इंटरसेप्ट सेम है। सो इसका आंसर है 1 एंड 4। विच लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1 1 एंड -3 5। अच्छा अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है लाइन के अंदर, और अगर इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर देता है इट मीन्स कि वही लाइन है जिसमें से ये दोनों पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर अवेलेबल हैं, या वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई जा रही है। सो अगर हम लाइन नंबर 1 को देखें, उसमें हम x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को भी 1 सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास लाइन है y इज़ इक्वल टू 2x + 4, लाइन 1 ये है, इसमें x की जगह 1 और y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या आता है, इक्वल आना चाहिए।
इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल। सो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। दूसरा पॉइंट तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले पॉइंट से ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये 1 1 इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। लाइन नंबर 2 देखें बेटा, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये x को भी 1 पुट करो और y को भी 1। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब इसको भी पुट करके देखना आपने, -3 5 को। चलें ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू हमने -3 सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू हमने 5 करनी है, तो ये भी प्रूव हो गया। 2 + 3 = 5। सो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दैट इज़ लाइन नंबर 2। तो हमें ज़रूरत नहीं है और किसी को फाइंड करने की, क्योंकि सेकंड ही में हमें पता लगे कि इसके ऊपर दोनों लाइन पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 1 1 एंड -3 5। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करें। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है बेटा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सो 1 x1 ये है, ये y1 है हमारा, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सो किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले सकते हो। 1 + -3 over 2 and we have 1 + 5 over 2। ठीक है, तो 1 + -3 होता है -2 over 2, 6 over 2। So -1, 3, this is the midpoint। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सर्ड से रेलिवेंट है। आई टोल्ड यू वेन एवर यू हैव टू सिंप्लीफाई अ सर्ड, उसमें आपने देखना होता है, जैसे लिखा हुआ है 75 √75 + √27। तो 75 के आपने पेयर्स बना लेने, फैक्टर्स बनाने हैं, और आपने देखना है कि 1 × 75, कोई ऐसा पेयर सेलेक्ट करो जिसमें आपके पास स्क्वायर नंबर आ रहा हो, वो ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करना। ठीक है, तो 75 3 के टेबल में अगर आप देखो तो आता है 3 × 25 में। ठीक है, 5 में भी आता है इसी तरह, तो हम यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप 75 को 5 से डिवाइड करो आपके पास 5 × 15 आता है, तो ये इसमें स्क्वायर नंबर अवेलेबल है 25, इसकी वजह से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ 3 और 25 को। आप कोई और भी कर सकते हो, आप 1 और 75 भी ले सकते हो, 5 और 15 भी ले सकते हो, फिर उसको आगे आपको दोबारा से और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 को मैं लिख लेता हूँ 3 × 25 प्लस 27 को 9 × 3 लिख लेते हैं। नाउ आई कैन राइट द स्क्वायर रूट साइंस सेपरेटली ऑन ईच नंबर, इस तरह भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास बेटा 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ उसके साथ आ गया। मल्टीप्लाई आप डालो या ना डालो सेम मीनिंग है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं। नाउ दिस इज़ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज़ द आंसर। इसी तरह की बात है जैसे कि आप करते हो ना 5x + 3x, तो वो 8x बनता है ना, तो एज इट इज़ हमने इधर भी कर लिया। लास्ट पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने बेटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 5। जो भी साइन सेंटर में लिखा होगा ना, आपने साइन ऑपोजिट कर देना है। प्लस लिखा है तो माइनस कर दो, माइनस लिखा है तो प्लस कर दो। ये होता है कॉन्जुगेट, इसका डिनोमिनेटर का ये कॉन्जुगेट है। इस कॉन्जुगेट से आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना इस फ्रैक्शन के। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट से, देखते हैं क्या आंसर आता है। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास आइडेंटिटी बन रही होगी a + b a - b। ठीक है, तो ये बन गया a² - b का स्क्वायर, और ये अब आपके पास बेटा आ रहा है, ऊपर हम 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इससे करेंगे, 6 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 4 - स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आता है -1।
लेकिन अब हमने ये जो माइनस साइन है ना, इसको मूव करना है हमने ऊपर, ठीक है। ये मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। आप माइनस साइन को फ्रैक्शन में कहीं पे भी मूव कर सकते हो। जब मैं ऊपर मूव करूँगा तो मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। नीचे 1 रह गया, तो नो नीड टू राइट 1 इन द नेक्स्ट स्टेप। तो न्यूमरेटर में मेरे पास बन गया ये चीज़। अब हम मोस्टली ये ट्राई करते हैं कि हम फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन ना लिखें, ठीक है। सो इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 6